तो जो सिलेबस MPPSC का है, ख़ासतौर पर यहाँ पर यूनियन एग्जीक्यूटिव या फेडरल एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट, इसको अगर आप MPPSC के हिसाब से देखेंगे तो न तो M लक्ष्मीकांत पूरी तरह से काम करती है और न ही बेयर एक्ट पूरी तरह से काम करती है। इस वजह से जो लास्ट टाइम से हमने शुरू किया है कि बेयर एक्ट और लक्ष्मीकांत को साथ में लेके चलना है। जिस तरह से मैंने आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स बताए थे, उसी तरह से आप लोगों को यहाँ कुछ चीज़ें समझना है। बेसिकली यहाँ 3 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं आपके पेज पर, बीच में आपको लिखना है 3 आर्टिकल्स। सेंटर में आप लिखेंगे, ऊपर में नहीं, सेंटर में, पेज के सेंटर में आपको लिखना है 3 आर्टिकल, आर्टिकल 52 और उपराष्ट्रपति का आर्टिकल 5575। हाँ, अच्छा, 63 बोलते हैं उसको। अच्छा, सो आर्टिकल 52 के नीचे लिखेंगे 63 के नीचे लिखेंगे 74। याद करने का बड़ा आसान तरीका है, 526374। ये है आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव, फेडरल एग्जीक्यूटिव। इसके साथ में आप एक आर्टिकल और लिखेंगे, आर्टिकल 76 नीचे। ये 4 आर्टिकल आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव को कंप्लीट बना देते हैं और ये आर्टिकल्स के कुछ नाम होते हैं। तो सबसे पहले यूनियन एग्जीक्यूटिव कहाँ दिया है, कैसा दिया है, तो पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है प्रोविजन। पार्ट 5 चैप्टर 1 और आर्टिकल मैंने 4 बोले, यही है बस, ये इससे ज़्यादा आगे पीछे मत करो। तो सबसे पहली चीज़ आर्टिकल 52 अगर है मेरा, तो वो क्या बात करता है, तो वहाँ आपको लिख लेना राष्ट्रपति महोदय। आर्टिकल 63 है, उसके नीचे आपको लिख लेना है उपराष्ट्रपति महोदय। आर्टिकल 74 है, उसमें लिख लेना है PM प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर ही PM आते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग आकृति जी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर ही PM साहब आते हैं, लेकिन आर्टिकल 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस PM या PM प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और आर्टिकल 76 के अंदर आपको लिखना है अटॉर्नी जनरल। तो ये मेरे 4 आर्टिकल हो गए, बराबर। अब ये वो पहली चीज़ हो गई कि ये कहाँ दिया हुआ है, दैट इज़ ये इंस्टीट्यूट है और इस इंस्टीट्यूट को कहाँ दिया है। तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब जो सवाल आते हैं उन सवालों पर फोकस करेंगे। तो सवाल कहाँ से आता है, कैसा आता है, तो पहला सवाल आपसे ये पूछेगा कि कहाँ दिया है, ये यहाँ कवर हो गया। अगला पूछा जाएगा कि इसको इस कुर्सी पे, ये तो कुर्सी बनाई है और समय के हिसाब से इस कुर्सी को भरना पड़ेगा, तो इस कुर्सी को कैसे भरा जाएगा। तो अपॉइंटमेंट होगा, इलेक्शन होगा, नॉमिनेशन होगा, क्या होगा। तो सब अब इन चारों के एडवांस में आप लिख लीजिए प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। एक जहाँ 52 लिखा है उसके पहले एक वर्ड लिख लीजिए इलेक्टेड, पहले लिखिएगा, बाद में मत लिखिएगा, क्योंकि उसके आगे पहले भी मैं कुछ खुलवाऊंगा। उपराष्ट्रपति, उसके आगे भी लिख लीजिए इलेक्टेड, बाकी दोनों के नीचे लिख लीजिए अपॉइंटेड। गलत तो नहीं बोला। सो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये पद पर बैठ गए। अब पद पर बैठ गए तो कितने समय के लिए बैठे या अनलिमिटेड टाइम के लिए बैठे, तो उसी जहां आपने इलेक्टेड लिखा है उसके नीचे आप लिखना चालू कर दीजिए। तो सबसे पहला प्रेसिडेंट का कितना, 5 साल, उपराष्ट्रपति का कितना, 5 साल, प्रधानमंत्री का कितना, को-टर्मिनस विद लोकसभा, को-टर्मिनस विद लोकसभा, जिस लोकसभा को वो बिलोंग करते हैं उसके साथ को-टर्मिनस होगा। ज़रूरी नहीं, ज़रूरी नहीं है, ये भी याद रखें। अगला कंडीशन, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत तक एज अ मिनिस्टर, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी उसमें आ गई। तो प्रधानमंत्री महोदय जब तक लोकसभा है तब तक तो रहेंगे, उसके बाद वो सरकार भंग हो जाएगी। यहाँ पर एक और पार्ट लिखिएगा कि अब हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये बनते कैसे हैं, क्या होता है, दैट इज़ अ प्रैक्टिकल अप्रोच। साथ ही साथ में हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी लेना है और साथ ही साथ में हमें इम्पोर्टेंट जुडिशियल जजमेंट्स भी लेना है।
सो अभी तक हमने क्या करा, बना दिया। अब अटॉर्नी जनरल कितने साल का है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, उसके एक्ट में दिया है, तो कितने साल का है? प्लेजर है, प्लेजर ऑफ पक्का, प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो पहले दो इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बाकी दो के अंदर अपॉइंटमेंट आ जाता है, प्लेजर आ जाता है। अंतर आ रहा है समझ में? तो एग्जीक्यूटिव के अंदर सबसे पावरफुल पोस्ट कायदे से प्रेसिडेंट दिखता है, लेकिन आर्टिकल 74 उसे वीक बना देता है, वो हम बाद में बात करेंगे आराम से। अब जब आपने ये कर दिया तो जब भी ये बैठेंगे तो क्या इनके ऊपर कुछ बाइंडिंग होगी? तो एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं ओथ ऑफ अफर्मेशन, कि हाँ मैं शपथ लेता हूँ। तो इनमें किस किस की शपथ है? तो राष्ट्रपति महोदय की, उपराष्ट्रपति महोदय की कॉन्स्टिट्यूशनल शपथ दी हुई है। क्या शपथ है, कौन से आर्टिकल में? 60 के अंदर राष्ट्रपति की। तो पद जहाँ आपने लिखा है 5 साल, और वहीं आप लिख देंगे कब बैठेंगे, 5 साल कब होंगे, जब वो शपथ लेंगे, एंटर इन द ऑफिस। तो आर्टिकल वहाँ लिख लेंगे आप, शपथ ले ली उन्होंने। उपराष्ट्रपति की शपथ कहाँ है? तो 69 आप लिख लेंगे कि उपराष्ट्रपति की शपथ है। प्रधानमंत्री की शपथ कहाँ है? क्या प्रधानमंत्री की शपथ अलग से होती है? एज अ मिनिस्टर शपथ लेते हैं, लेकिन वो शपथ कहाँ दी है? कौन से शेड्यूल में? 3rd शेड्यूल के कौन सी ओथ का आइटम है वो? अटक गए यहाँ पे। ये रखी बेयरैक्ट इसलिए मंगवाई, बेयरैक्ट इसीलिए मंगवाई आप लोगों को कि आप लोग फट से निकालो और वहाँ लिखते चलो। काम करना, ये जो डेवलप होगा ना, इसे ग्रुप पे भी डाल देना। देखिए, एक सांसद की शपथ जो है वो स्पीकर दिलाता है, मंत्री की शपथ राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। अब राष्ट्रपति की शपथ आपने लिख ली वहाँ पर 60, आर्टिकल नंबर 60 में, आर्टिकल नंबर 60 में राष्ट्रपति की शपथ दी है, लेकिन दिलाएगा कौन? तो वहीं लिख दो CGI। तो शेड्यूल 3 का पहला और दूसरा आइटम, ठीक है। तो ये दो शपथ हो गई आपकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर। अटॉर्नी जनरल की शपथ कहाँ है? कि नहीं है अटॉर्नी जनरल की शपथ? उसमें शपथ नहीं है। शाबाश, क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर आप ओथ का क्वेश्चन लिखेंगे और इसको हायर ऑर्डर में सर्च कीजिएगा कि अटॉर्नी जनरल की शपथ क्यों नहीं होती, ठीक है। अब अगला आपको हायर ऑर्डर पे मैं एक और पार्ट बोल रहा हूँ कि शपथ जिस चीज़ को हम कहते हैं वो डिज़ाइन करती है आपके कार्यों को। ब्रॉडर तौर पर, बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट के अंदर शपथ जो है वो बताती है कि आप क्या काम करने वाले हैं। तो शपथ के अंदर जो शब्द दिए गए हैं वो शपथ के साथ यहाँ आएंगे, फॉर व्हाट, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? ओके। अब अगला कंसेप्ट जो मेरा यहाँ पर बनता है, उछल कर आ जाता है कि आपने 5 साल तक करा दिया। अब यहाँ इलेक्शन है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का, तो कौन इलेक्ट करेगा? तो राष्ट्रपति महोदय के पहले लिख लीजिए इलेक्टेड बाय, बड़ा सिंपल तौर पे लिख लीजिए इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड विधानसभा। इसको ऐसे लिखोगे तो मज़ा आएगा, और उसके ऊपर आप लिख लेना लोकसभा और राज्यसभा के ऊपर एक साथ करके पार्लियामेंट, संसद, ठीक है बस। अब उपराष्ट्रपति महोदय के लिए तो उसके अंदर ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा। तो ये दो इलेक्शन हो गए। अब प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सो पीएम इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, और मंत्री परिषद का हर एक मंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है
प्रधानमंत्री की सलाह पर। बराबर है, ये हो गया बराबर। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों के। अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करता है, कैसे अपॉइंट करता है? बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, यानी राष्ट्रपति भवन से उनके स्वयं के हस्ताक्षर और पदमुद्रा के द्वारा उन्हें अपॉइंट किया जाएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री से नहीं जाएगा, मिनिस्ट्री से कहीं अपॉइंटमेंट नहीं होगा। बाकी बहुत सारे पद ऐसे हैं जो राष्ट्रपति महोदय डेलीगेट कर देते हैं कि इन्हें मिनिस्ट्री से लाओ, लेकिन जिस जगह पर अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति भवन से होना है, राष्ट्रपति भवन से होना है। तो राष्ट्रपति भवन से अगर अपॉइंटमेंट हो रहा है तो राष्ट्रपति भवन से यहाँ उनकी स्वेच्छा नहीं चलती, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होता। तो आर्टिकल 74 यहाँ गाइड करता है कि राष्ट्रपति महोदय हमने इनको उचित समझा है, कृपया करके इन्हें अपॉइंट कर दीजिए। तो अटॉर्नी जनरल के अंदर ऑन रिकमेंडेशन फ्रॉम दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मिनिस्ट्री, अब आपको ये आगे जाके देखना है कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए कंसल्टेशन लेती है। ये पॉलिटी है, दिस इज द एडवांस्ड फॉर्म या परफेक्ट फॉर्म के ऊपर जाने की कोशिश है, जहां हम पूरे दायरों को कवर कर सकें। तो ये वाला काम क्या हो गया। अब फिर एक आपात सिचुएशन, ये तो नॉर्मल सिचुएशन में लिखा। और राष्ट्रपति भैया उठे एक दिन, उन्होंने कहा यार मजो नहीं आ रही, छोड़ो यार, कहाँ क्या रखा राष्ट्रपति का, इस्तीफा दे दी। तो राष्ट्रपति रिजाइन करते हैं, उपराष्ट्रपति तो जो अपॉइंटमेंट लिखा है, कुर्सी छोड़ा है, 5 साल लिखा है, उसके नीचे आप लिख दोगे कि रिजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। अब उपराष्ट्रपति रिजिग्नेशन देंगे तो वो रिजिग्नेशन देंगे प्रेसिडेंट को, आपस में खेल लेते हैं भैया लोग। लेकिन राष्ट्रपति महोदय जब इस्तीफा देते हैं उपराष्ट्रपति महोदय को, तो उपराष्ट्रपति महोदय उस इस्तीफे को फॉरवर्ड कर देते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को, ठीक है। उपराष्ट्रपति महोदय का इस्तीफा कहीं फॉरवर्ड नहीं होता है, ठीक है, वो राष्ट्रपति महोदय के पास चला जाता है। अगला प्रधानमंत्री जी अगर इस्तीफा देंगे तो वो भी राष्ट्रपति को देंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर अपना इस्तीफा सौंपेंगे तो कायदे से उन्हें राष्ट्रपति जी को सौंपना चाहिए, पर आजकल ये होता है हमने प्रधानमंत्री को सौंप दिया तो प्रधानमंत्री उसको मूव करा देते हैं, फिर राष्ट्रपति जी को भी सौंपा जाएगा इस्तीफा। अटॉर्नी जनरल किसको देंगे, जिसने अपॉइंट किया इस्तीफा, प्रेसिडेंट। शाबाश। तो यहाँ तक आपके क्या क्या क्लियरिटी आ गई। अब अगर इन केस, ये तो वो हो गई कि आप छोड़ के जा रहे हो, अगर इन केस ऐसी कंडीशन आ जाती है जिस कंडीशन के अंदर ये उचित नहीं लगते दूसरे लोगों को, तो इन्हें हटाया जाना होता है ना। अगर इन्हें हटाया जाना होगा तो राष्ट्रपति महोदय को हटाए जाने की पूरी प्रोसीजर दी हुई है आर्टिकल 61 में, उसे कहते हैं इम्पीचमेंट। दूसरा, उपराष्ट्रपति को हटाया जाना है तो उनको कैसे हटाएंगे आप, आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 67 के क्लॉज 2 के अंदर दिया हुआ है कि उपराष्ट्रपति महोदय को कैसे हटाया जाएगा, इसकी प्रक्रियाएं हैं। तो ये कहाँ आ गया, मेरा पद पर बने हो, 5 साल के लिए बने हो, लेकिन इस्तीफा दे सकते हो, हटाए जा सकते हो। प्रधानमंत्री जी को अगर हटाना है तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के हाथ में नहीं है, वहाँ आपको नहीं, लोकसभा से नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कराना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री को हटाया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री यानी उनकी काउंसिल के साथ है, प्रधानमंत्री जी जाएंगे तो पूरी काउंसिल जाएगी, काउंसिल का एक मिनिस्टर हटाया जा सकता है। तो पूरी काउंसिल को हटाने के लिए लोकसभा में हाउस ऑफ पीपल में नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा तो होगा। एक मिनिस्टर को हटाना है तो राष्ट्रपति महोदय हटाएंगे, एक ने राष्ट्रपति को रिजाइन किया, एक को राष्ट्रपति हटा सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस चीज़ को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं।
तुम दोनों का कच्चापन दिख रहा है, बाकी लोगों का तो सही दिख रहा है। कि जब मैंने बोला सेंटर में लिखना है तो उसमें तो भैया बड़ा वाला शीट निकाल दिया है। आप लोग अभी अनाड़ी हैं इस फील्ड में कि एक पेज के अंदर उसको समाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने भी बोला एक ही पेज था, बट अगर 2 पेज के ऊपर आप लिखते ना तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा काम था स्ट्रक्चर बनाने का। स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करना, उसके प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द इंस्टीट्यूशन लिखना, और फिर एक काम होता है कि ये क्या काम करते हैं, तो ब्रॉडर तौर के काम और स्पेशल कंडीशंस के काम, वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में बिखरे हुए होते हैं, खासतौर पर एग्जीक्यूटिव के अंदर। कोई बात नहीं, ठीक है, सीख जाओगे जल्दी से। सो अब अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल को हटाएंगे तो वो तो बड़ा आराम से हट जाएगा, रिजिग्नेशन भी हो जाएगा, उसमें कोई समस्या है नहीं। तो ये है आपका बेसिक बुनियादी तौर के ऊपर स्ट्रक्चर। अब मैंने ऊपर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन की बात करी थी, वहाँ मैंने बताया आप लोगों को कि ये जो इलेक्शन होता है ये कैसे होता है। डायरेक्ट मैंने कॉलेजियम की बात करी अभी कि किन लोगों के द्वारा मिलके बनता है। उसी में फिर राष्ट्रपति महोदय का एक और आर्टिकल आ जाता है जहाँ वो बोलता है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन किस पद्धति से होगा। मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 55। शाबाश, इसी तरह से उपराष्ट्रपति महोदय का भी इलेक्शन दिया हुआ है, आर्टिकल क्लॉज नंबर 66। ओके, ठीक है, यहाँ कंसेप्ट हो गया, समझ में आ गया। अब आपने पदे बना दिए, पोस्ट क्रिएट कर दिया। अब ये जो आपकी पोस्ट्स हैं जिन्हें आपने क्रिएट किया है, ये कोई ख़ास फंक्शन करेगा। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस आपको ये पता होना चाहिए। अब जो सबसे ऊपर आर्टिकल 52 लिखा है, वहाँ आपने लिखा है प्रेसिडेंट, उसके ऊपर आप लिखिए कि क्यों। उसके ऊपर लिखिए आप पहली चीज़ आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक चीज़ समझ में आना चाहिए। प्रेसिडेंट जब हमने बोला तो प्रेसिडेंट के आगे ब्रैकेट में लिखना फॉर इंडिया, प्रेसिडेंट के आगे लिखना, हाँ, ब्रैकेट में इंडिया, दैट इज देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये है आर्टिकल 52 की ओपनिंग। तो भारत क्या है, आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो पूरे भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, सारे स्टेट्स का भी वही राष्ट्रपति है और यूनियन का भी वही राष्ट्रपति है। ये अर्थ है इंडिया का। इंडिया रिप्रेजेंट्स, इंडिया दैट इज भारत, भारत भी वही रिप्रेजेंट कर रहा है। आज वो इंडिया का टर्म जो वो ले लिया गया है तो ये नहीं समझना कि वो वाली बात हो रही। इंडिया दैट इज भारत ये टर्म है जो डिनोट कर रहा है एक यूनियन को जो कि स्टेट से मिलकर बने। ये मैंने स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन बहुत लंबा खेला था तो इसलिए आई एम नॉट डूइंग इट टू दैट। इसके ऊपर एक और लाइन लिखो, इसके ऊपर 2 लाइनें लिखने की जगह छोड़ना। We the people of India, we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into ... sovereign, socialist, social नहीं है, socialist, secular, democratic republic। तो क्या बना रहे हैं हम, we the people of India, we the people of India। हमने ये क्या बोलते हैं उसको, रिजॉल्व करना है, यानी मैंने ये प्रण ले लिया है, प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं भारत को संप्रभुताशाली, क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब यहाँ 2 शब्दों के ऊपर है जिसकी वजह से राष्ट्रपति बनता है। राष्ट्रपति महोदय का अपॉइंटमेंट लास्ट वाले शब्द को डिनोट करता है, दैट इज गणराज्य, और इंग्लिश में रिपब्लिक। ये हो गया प्रीएम्बल से कनेक्शन। पॉलिटिकल आइडेंटिटी आपकी कैसी, सो इंडिया इज अ रिपब्लिक, इसलिए इसको बोला जाता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इसी तरह से रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान भी है, रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश भी है,
लेकिन रिपब्लिक ऑफ भूटान नहीं है, तो भूटान में राजा है। रिपब्लिक ऑफ सऊदी अरेबिया नहीं है, रिपब्लिक ऑफ ओमान नहीं है, रिपब्लिक ऑफ इंग्लैंड नहीं है, राजा है। लेकिन आप बोलोगे सर भूटान के अंदर तो प्राइम मिनिस्टर भी हैगा, सर इंग्लैंड में तो अपना ऋषि भैया बैठे प्राइम मिनिस्टर बन के। वो डेमोक्रेसी है। रिपब्लिक बनने के लिए 100% डेमोक्रेसी चाहिए। आज चिल्ला नहीं रहा हूं, ठीक है, नॉट गेटिंग इनटू दैट आंखें बड़ी करके और फिर पूरे इंटेंसिटी के साथ डिस्कस करूं। आज मैं सिंपल पे बात करूंगा। सो डेमोक्रेसी के लिए हमको रिपब्लिक के लिए हमको डेमोक्रेसी चाहिए। डेमोक्रेसी जहां है जरूरी नहीं कि वो रिपब्लिक हो, ये कंपल्शन है। तो ऊपर की 2 लाइनें आपको क्या बता रही है? आर्टिकल 1 जो टेरिटरी के बारे में बात करता है, नाम के बारे में बात करता है। नाम क्यों लिया है मैंने? क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करी है मैंने। आर्टिकल 52 देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 63 की लाइन पढ़ के सुनाओ। वाइस प्रेसिडेंट, भारत का एक रूप राष्ट्रपति होगा। वहां नहीं देखा करो भैया, वहां नहीं देखा करो, इंडेक्स में नहीं देखा जाता है। वो बहुत जो शुरुआती में लोग होते हैं, मेरी क्लास में इंडेक्स नहीं दिखता, मेरी क्लास में डायरेक्ट खुलती है। आर्टिकल 74 क्या बोलता है? देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज दी प्रेसिडेंट। हाँ, तो राष्ट्रपति हमने बता दिया इंडिया का है, तो एड एंड एडवाइस किसके लिए होगी? इंडिया के लिए होगी, क्योंकि राष्ट्रपति के फंक्शन इंडिया के फंक्शन है। बराबर है। अभी हम फंक्शंस के ऊपर बात नहीं कर रहे, अभी हम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। अगला क्या है? आर्टिकल 76 देयर शैल बी इंडिया का। भैया मैं फोन थोड़ी करने वाला था अगर लेट था मैं। सर वो पिछले बार आपने मुझसे मैसेज किया था। कौन सा पिछली बार? नहीं तो वो तो मैंने आपको बोली थी कि आज की क्लास 10 बजे है। आज का तो मैंने बोला था क्योंकि मुझे मालूम है कि थोड़ा सा लेट होगा मैं। उस दिन मुझे मालूम था कि मैं ज़्यादा लेट हो रहा हूँ। बस का भरोसा नहीं रहता, बस का बारी कभी है। ओके, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गए। सो हमने क्रिएट किया यहाँ आपको ये अंदाज़ बयां थोड़ा सा अलग इसलिए है, अंदाज़ बयां पढ़ाने का तरीका अलग इसलिए है, गालिब का नहीं है। उन्होंने बताया नहीं बताया, गालिब है ना किसी समय में हमारे घर में किराएदार थे, मेरे पूर्वजों के बताएंगे तो कभी। हाँ सच में, दिल्ली में अभी वो बेच दी, हमारे रिलेटिव जिनके पास थी वो हवेली पुरानी बेच दी, पता नहीं कितने में बेच। तो वो जो पुरखे छोड़ के गए थे ना, कुछ पीढ़ियाँ ऐसी होती हैं वो उसके ऊपर कमाती हैं। खैर 25 पैसे किराया, 5 पैसे पे किराएदार थे, उसमें खाली नहीं कर रहे थे, तो उन्हें पुणे में बेची हुई या पता नहीं, डिस्टेंट कजन, बहुत डिस्टेंट। चलो अब कहाँ पर आया मैं? राष्ट्रपति के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति का जो स्ट्रक्चर है, या बेसिकली मेरा कहने का मकसद ये है कि मैंने इसको इस अंदाज में क्यों लिया है, ये समझाने का तरीका क्यों लिया है। पढ़ाया तो कई बार, आपने भी मुझसे 2 बार तो पढ़ ही लिया हो, कम से कम 3 बार पढ़ लिया हो, पॉलिटिक्स बार बार पढ़ते हैं। आपको जो सिलेबस में चेंज है, पिछली बार सिलेबस में यूनियन शब्द दिया था, इस बार शब्द फेडरल एग्जीक्यूटिव दिया है। इस बार का फोकस फेडरलिज्म पे है। एक शब्द के बदल जाने से मेरी पढ़ाने की स्टाइल बदल, समझने वालों के लिए बहुत है, नहीं समझने वालों के लिए कहना ये है कि ये तो कुछ है नहीं, ये तो वही, ये वो नहीं रहा, क्योंकि इसका पर्सपेक्टिव बदल गया। अब उन्होंने इसको फेडरलिज्म पे डाल दिया, और फेडरलिज्म स्टार्ट होता है इंडिया, दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो राष्ट्रपति महोदय और इनकी जो पूरी एग्जीक्यूटिव, राष्ट्रपति महोदय के अंडर में उपराष्ट्रपति है, बेसिकली अंडर में नहीं है। ये याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति महोदय को ऐसे समझिए कि पुराने समय में जो स्कूटर आता था उसमें एक गोल स्टेपनी पीछे लटकी होती थी, कारों में भी होती है। आजकल बड़ा धोखा दे रहे हैं यार कारों में,
मतलब मेरी गाड़ी के अंदर तो ठीक है, वो टायर पांचों एक जैसे हैं। एक दिन मैंने एक टायर फोड़ दिया था, फिर दूसरा मेरे फिर लंबे जाना था तो मैंने कहा यार एक टायर स्टेपनी नहीं है, तो मैंने मामा की गाड़ी निकाली। मैंने कहा मामा जी को फोन लाया, मैंने मामा जी स्टेपनी चाहिए, कल ला दूँगा। तो उनकी नई ताज़ी स्टेपनी निकाली, कभी खुले ही नहीं थी। 4-5-6 साल पुरानी गाड़ी, आज तक पंचर ही नहीं हुई। मैंने कहा गाड़ी चलाने का भी तरीका होता है। हम तो पहले महीने में 2-4 पंचर पकवा दिए थे, क्योंकि अब जंगल भागते हैं। तो उनकी टायर छोटा है, क्योंकि बेसिकली क्या करते हैं ये लोग, डिक्की जो है ना, डिक्की स्टैंडर्ड बना देते हैं, टायर बड़े डाल के थोड़ी सी ऊंची मॉडल में बेच देते हैं, स्टेपनी छोटी आती। तो मेरी गाड़ी में तो वैसे ही वाले लगता था, तो बंदा निकाल के ले गए, और अच्छा हुआ ले गया, क्योंकि बुरहानपुर से जब लौट रहा था तो टायर फिर दूसरा फोड़ दिया मैंने। तो रास्ते ख़राब है और हम थोड़ा जंगली। अच्छा मुझे है ना लगा था उस दिन कि थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन मैंने चलने दो, और पंचर हो गई, तो ध्यान रहा नहीं, थोड़ा सा बातचीतों में उत्तेजनाएँ चल रही थी। तो जैसे ही वो हाथ पे आया तब तक तो गड्ढे और गड्ढों के अंदर टायर इतनी जल्दी बर्बाद हो, खैर वो पूरा बर्बाद नहीं हुआ, वो देवास से आने में तो पूरी बर्बाद कर दिया था। खैर बहरहाल, तो मुझे पॉइंट क्यों लाया था गाड़ी का, वाइस प्रेसिडेंट की स्टेपनी के ऊपर। तो वाइस प्रेसिडेंट इज ए काइंड ऑफ स्टेपनी की आपकी गाड़ी कहीं रुके नहीं। और दूसरा वजह ये होता है कि जो कंट्री है उसका जो हेड ऑफ स्टेट है, तो जो राष्ट्रपति है, यहाँ पर राष्ट्रपति के साथ आप एक वर्ड और लिखिए, हेड ऑफ स्टेट। कंट्री को कभी भी बिना हेड के नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए हमको एक वाइस प्रेसिडेंट चाहिए। ठीक है, अमेरिका में भी वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन इंग्लैंड में छोटा राजा नहीं है, डिप्टी राजा नहीं है। वहाँ तो जो सेकेंड इन ऑर्डर है उनकी तो पूरी हायरार्की लगी होती है, पता नहीं 100-200 पीढ़ियों तक उन्होंने बना रखी होती है। ये मर गया तो ये मर गया तो ये सारे मर गए तो ये भी मर गया तो ये, राजाओं की वो हायरार्की होती है। अरे हाँ समझ, हमारे भोपाल में भी एक राज परिवार रहता है फ्रांस का, ताज्जुब मत करना भोपालियों। बर्बन डायनास्टी थी फ्रांस की, उसके वंशज भोपाल में रहते हैं। बर्बन चर्च है आपके भोपाल, पता करके आना कहाँ। ओके ठीक है, तो उन लोगों का वो हिसाब किताब है। तो उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति महोदय के अंडर में एग्जैक्टली नहीं है, बट क्योंकि राष्ट्रपति इज नंबर 1 तो उपराष्ट्रपति ऑटोमेटिकली कम्स अंडर है। सारा एग्जीक्यूटिव का हेड इंडिया का राष्ट्रपति। अब खेल ये होता है कि किसका, तो टेरिटरी पे तो अपनों ने बना दिया, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो जो शब्द आपने यूनियन लिखा है ना, लिखा है यूनियन, इस यूनियन की भी एक डेफिनेशन है। ये यूनियन फंक्शनल है, यूनियन इज फंक्शनल, और ये लिस्ट के अंदर आती है। तो कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर लिस्ट दी हुई है? आर्टिकल यूनियन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप का स्टार्टिंग वाला आर्टिकल। बताइए। बताओ जरा, शर्म में नहीं आ रही तुम लोगों को? रटा हुआ होना चाहिए तुम लोगों को, पढ़ा चुका हूँ। पहले से याद है मुझे 246 है। क्या बोल रहा है 246? सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द सब्जेक्ट मैटर्स। अब ये जो सब्जेक्ट मैटर है ये शेड्यूल 7 में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 245 के अंदर दिया हुआ है कि किस तरीके से ये काम करेगा। तो जो आपने लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन कैसा है? इट्स अ फंक्शनल काइंड ऑफ यूनियन। इट्स अ फंक्शनल यूनियन जिसके अंदर स्टेट्स की भी ऑटोनॉमी है। ये याद रखिएगा कि सिर्फ इस शब्द के साथ फेडरलिज्म जोड़ने के साथ में आपको सेंटर स्टेट रिलेशन ऑटोमेटिकली आ गए।
जो पहले के सिलेबस में नहीं दिया हुआ। सिर्फ एक शब्द के बदलने से आपका पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो गया है। तो अब आप समझे, राष्ट्रपति महोदय एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव किसका है? इंडिया। कौन सा इंडिया? सारे स्टेट्स का, एज अ हेड ऑफ द स्टेट। तो तमिलनाडु का हेड ऑफ द स्टेट एज इंडियन नंबर 1 पे प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी जाएगा वो नंबर 1 रहेगा। वो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है, प्रोटोकॉल होता है, कहीं पे भी जाएगा बंदा, he is नंबर 1। नंबर 2 ऑटोमेटिकली हो जाता है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर नंबर 3, नंबर 4 है ना, उपराष्ट्रपति महोदय के साथ में फिर विधानसभा अध्यक्ष आते हैं, ऐसे। ये अभी मैं सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, क्या है फंक्शन। अब राष्ट्रपति महोदय का, अब उपराष्ट्रपति महोदय, मान लीजिए राष्ट्रपति महोदय बीमार है, तो उपराष्ट्रपति महोदय वही काम करेंगे जो राष्ट्रपति महोदय का होगा। तो असल काम जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हो गया। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का काम क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का काम है, जो आर्टिकल 74 बोलता है, टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। और वो करेगा ही करेगा, क्योंकि शैल वर्ड लगा हुआ है इसके आगे। तो एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट का मतलब हो गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो राष्ट्रपति महोदय के वो फंक्शंस के अंदर जो यूनियन के होंगे और जो प्रिस्क्राइब्ड होंगे। फंक्शन क्या है अब मैं आपको इसको बता दूं, ठीक है। यहां तक कंसेप्ट थोड़ा सा समझ में आया? फंक्शनल अप्रोच क्या हुई है एक वर्ड बदल देने से। अब राष्ट्रपति महोदय का असल काम क्या है वो आर्टिकल 53 में दिया है, 2 हिस्सों में बटा हुआ है। तो पहला हिस्सा बोलता है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। राष्ट्रपति के पास है, इंडिया की नहीं। यूनियन क्या है? मैंने इसलिए आर्टिकल 245 याद करवाया आपको। 245, उसके बाद 7वां शेड्यूल, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको? सो यहाँ आर्टिकल 53 ने बोला कि सारी कार्यपालिक शक्ति, सारा एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन कहाँ है? राष्ट्रपति के पास है। और इसी के अंदर बोल दिए कि डिफेंस ऑफ आर्म फोर्सेस कहाँ की? पढ़ो इस लाइन को, पढ़ो मजा आएगा। सुप्रीम कमांड ऑफ पाकिस्तान। डिफेंस फोर्सेस ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ द। अब इसके पीछे मंशा क्या है? यहाँ डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया क्यों नहीं बोला? आज तो हम इंडियन आर्मी जानते हैं। 1950, शाबाश, वेरी गुड, एक्सेलेंट, आई लाइक इट, वेरी गुड, वेरी प्राउड ऑफ यू, शाबाश। 1950 में आपने ये लागू कर दिया था, लेकिन 1950 में बहुत सारे राज प्रमुख हुआ करते थे। हालांकि उन्होंने अपनी अपनी आर्मी सरेंडर कर दी थी, लेकिन वो यूनियन ऑफ स्टेट्स था। ऐसा स्टेट था जिसमें कई सारे यूनियन ऑफ स्टेट्स थे। राजपूताना वाला देखा आपने, मध्य प्रदेश वाला, मध्य भारत वाला देखा आपने, विंध्य प्रदेश देखा। ये यूनियंस हुआ करते थे, खूब सारे छोटे छोटे। पेप्सू था, ये खूब सारे स्टेट, छोटे बड़े स्टेट से मिलकर बने हुए थे, उनकी अपनी आर्म फोर्सेस के। और 1950 के अंदर क्या हैदराबाद मर्ज हो गया था, पार्ट बी में आ गया था। उसकी आर्म फोर्सेस ने कितना बवाल काटा था। तो आर्म फोर्सेस किसके यहाँ चली गई? यूनियन। क्यों? क्योंकि डिफेंस सिर्फ यूनियन का सब्जेक्ट है, स्टेट का है ही। अगर आप लिस्ट में देखोगे तो आर्म फोर्सेस या डिफेंस के जो फोर्सेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूनियन का सब्जेक्ट मैटर है। क्योंकि जब आपने स्टेट्स को मर्ज करना चालू करा था तो 3 चीज़ें ले ली थी, फॉरेन, कम्युनिकेशन, डिफेंस। डिफेंस गया, तो डिफेंस किसके हाथ में? सो राष्ट्रपति महोदय का आर्टिकल 53 यूनियन के पावर्स के बारे में बात करता है। अब यूनियन के जो पावर्स हैं ये लॉ को एग्जीक्यूट करने का काम करता है, ठीक है। अब ये जो लॉ है, यानी जो भी आप एग्जीक्यूट करोगे वो थ्रू लॉ होगा। वो लॉ आएगा आर्टिकल 73 से। तो 53 के आगे आर्टिकल 73। 73 आर्टिकल क्या बोलता है?
एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। पहले आपको ओपन बोल दिया कि राष्ट्रपति महोदय आर्टिकल 53 से काम क्या करेंगे, जो यूनियन का काम है। फिर उन्होंने बोल दिया कि जहाँ जहाँ पार्लियामेंट लॉ बना सकती है वहाँ वहाँ राष्ट्रपति महोदय का एग्जीक्यूटिव पावर फैल जाएगा। आर्टिकल 53 का मतलब हो गया कि आर्टिकल 245 के अंदर जो शेड्यूल एम्पावर हो रहा है उसकी यूनियन लिस्ट हो गई, उसकी कॉन्करेंट लिस्ट हो गई और स्पेशल कंडीशंस में स्टेट लिस्ट भी हो गई। देखिए, यूनियन के पास पावर है कि वो अपनी लिस्ट के ऊपर फर्स्ट हैंड लॉ बनाएगा, उसमें स्टेट लॉ बना ही नहीं सकता। कॉन्करेंट के अंदर स्टेट भी अपने बना सकता है, पार्लियामेंट भी बना सकती है, लेकिन पार्लियामेंट का लॉ चलेगा जहां टकराएंगे। तो 7th शेड्यूल के अंदर कॉन्करेंट, स्टेट लिस्ट के अंदर पार्लियामेंट के पास पावर्स हैं कि वो स्टेट्स लिस्ट के अंदर लॉ बना सकती है अंडर कोर्ट्स स्पेशल कंडीशंस, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। तो आर्टिकल 73 कहाँ कनेक्शन कर रहा है? 245 से निकलने वाले शेड्यूल्स को। अब ये पार्लियामेंट शब्द आया कि पार्लियामेंट्री लॉ, सो पार्लियामेंट कहाँ दिया है? तो आर्टिकल 79 में दिया है। आर्टिकल 79 में दिया है पार्लियामेंट कि पार्लियामेंट ऐसी ऐसी होगी, वो स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर अभी हम नहीं जा रहे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। वो उसको अगर आप पढ़ोगे तो उस पर लिखा है देयर शैल बी अ पार्लियामेंट ऑफ यूनियन, इंडिया नहीं, ये अंतर है क्योंकि लॉ मेकिंग है। तो लॉ मेकिंग ऑफ यूनियन इज डिफरेंट देन लॉ मेकिंग ऑफ स्टेट्स। वो बना सकती है स्टेट के लिए स्पेशल कंडीशन, नॉट ऑलवेज। ये फेडरल स्ट्रक्चर, ये है फेडरल स्ट्रक्चर। तो फेडरल एग्जीक्यूटिव जब बोला है तो फोकस ईमानदारी से शिफ्ट वहां हो जाता है जहां फेडरलिज्म आता है। तो प्रैक्टिस में कैसे होता है? सो दे हैव, बड़े प्यार से उन्होंने एक शब्द बदल के पढ़ने वाले, पेपर बनाने वाले के लिए बीच बो दिए। क्वेश्चन फेडरलिज्म सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से आने की संभावनाएं ज्यादा है। उपराष्ट्रपति महोदय पर आइए। अच्छा, यहाँ पर और आगे जाऊं क्या? मेरी इच्छा है तो मैं तो बहुत आगे भाग जाऊंगा, तुमको भोग भी नहीं पाऊंगा। आर्टिकल इसी के अंदर खैर वो फंक्शन में आएगा, बट छोड़ो अभी रहने दो, उसको बाद में जाके बात करेंगे। हम पहले सिंपल मेथड के ऊपर तुमको याद हो जाए, एक सेशन के अंदर तुम्हारा एग्जीक्यूटिव आधे से ज़्यादा खत्म। इसमें आर्टिकल अभी नहीं लिखे हैं, वो तुम लोग फटाफट बोलोगे, फिर हम फिर से रिवीजन करेंगे। तो या तुम में से कोई उठ के बोर्ड पे बनाओगे तभी लाइव में हो जाएगा। आप लोग बोलना, आपका एक सेशन मैक्सिमाइज करा देंगे। अब उपराष्ट्रपति महोदय, तो उनको भी कुछ काम देना है, तो मैं काम क्या दूंगा उपराष्ट्रपति महोदय? भाई जब राष्ट्र स्टेपनी का काम क्या है? शोभा बढ़ाना। तो नए स्कूटरों में क्यों नहीं आ रहा भाई? एक्टिवा है, एक्सेस है, इनमें तो नहीं आ रहा। आता है कुछ में, अभी भी आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन सब में तो नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हो गया? नॉट नेसेसरी। लेकिन हाँ, जहाँ ज़रूरत थी वहाँ तो स्टेप नहीं थी, तो भार भी लगता होगा। तो ये इनको काम कुछ दूसरा देना है, तो क्या काम देंगे? इनको बना दिया चेयरपर्सन ऑफ दी, एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट्स। नाउ व्हाट इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, शाबाश। स्टेट्स कौन है? स्टेट्स कहाँ दी है सबसे पहली बार? इंडिया, दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो जब उनकी असेंबली, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स की असेंबली आके बैठेगी तो उपराष्ट्रपति महोदय उसके चेयर करेंगे। ये फेडरल स्ट्रक्चर है, राज्यसभा का होना अपने आप में फेडरल स्ट्रक्चर है। और ये वाला मॉडल हमने अमेरिका से उधार लिया है, क्योंकि अमेरिका के सीनेट के चेयर जो होते हैं वो अमेरिकन उपराष्ट्रपति होते हैं। वो उनका असल काम है कि तनख्वाह तो देनी है भैया को, तो तनख्वाह हम उनको उपराष्ट्रपति की नहीं देंगे, तो हम उन्हें तनख्वाह कौन सी देंगे?
ये है खेल। तो असल काम उनका क्या है? राज्यसभा के पदेन सभापति की तरह काम करना। राज्यसभा के क्यों, लोकसभा के क्यों नहीं? क्योंकि राज्यों को रिप्रेजेंट करने वाली सभा राष्ट्रपति के डायरेक्ट अंडर। तो उपराष्ट्रपति का भी वही सम्मान है ऑल ओवर इंडिया जो राष्ट्रपति महोदय का सम्मान है। कंसेप्ट हो गया आपको क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है तो ये बहुत सारे काम करती है, क्योंकि ये एक ऐसी बॉडी है जो लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी और जुडिशियरी बॉडी के बीच में एग्जिस्ट करती है। इसका फेडरल स्ट्रक्चर समझना आप, मतलब मैं आपको दूसरे अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बराबर, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर हेड है। इनके पास एक और छोटी सी होती बॉडी जिसे हम कहते हैं कैबिनेट बराबर। ये असिस्ट किसको कर रही है? और अगर उपराष्ट्रपति महोदय उस पद पर पहुंचे तो उनको करेंगे, क्योंकि वो तो प्रेसिडेंट ही है। जो भी उस पद पर बैठा वो प्रेसिडेंट कहलाएगा। साथ ही साथ में ये क्या है? एग्जीक्यूटिव बराबर। लेकिन ये जो बॉडी है, ये बॉडी आ कहां से रही है? तो ये आ रही है लेजिस्लेचर से, यानी पार्लियामेंट से आ रही है। इसमें कोई स्टेट विधानसभा का मंत्री नहीं होता। वो हो सकता है लेकिन उसको 6 महीने के अंदर, और अगर होगा तो उसे वो पद छोड़ना पड़ेगा। वो या तो लोकसभा का मेंबर होगा या राज्यसभा का मेंबर होगा। और 6 महीने की कंडीशन आपको दे दी कि 6 महीने के अंदर साधारण एक व्यक्ति है उसको भी आप एक मिनिस्टर बना सकते हो। साथ ही साथ में इसका इंटरेक्शन होता है जुडिशियरी के साथ। अब ये जुडिशियरी सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी है, और इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति होता है जिसे कहते हैं एजी। ये एजी इनकी भी मदद करता है और इसकी भी मदद करता है। भाई कानूनी सलाह लोकसभा के अंदर एक डिबेट चल रही है और लोकसभा कैन कॉल एनीवन। तो लोकसभा की डिबेट में बोला कि कानूनी पक्ष क्या है, तो बोले साहब अटॉर्नी जनरल जी आके बताएंगे, तो वो वहाँ हिस्सा ले सकते हैं। लोकसभा में भी बैठ सकते हैं, राज्यसभा में भी बैठ सकते हैं, वोट नहीं डालेंगे। क्यों क्यों बुलाया उनको? एडवाइस, डिस्कशन। ये डेलिब्रेशन की बॉडी, डिस्कशन करने की बॉडी। यहाँ पर मोनोपोली नहीं होती, लोगों की बात है। राजशाही हमने खत्म करी है, डिक्टेटरशिप हमने खत्म करी है, हमने डेमोक्रेसी को चुना है। और एक ने नहीं चुना। अगर एक चुन रहा होता तो वो जिन्ना जैसा था जो खुद बनना चाहता था। हाँ, अच्छा वो मुद्दा बड़ा चलता है कि भाई पहले प्रधानमंत्री जी जो हैं, पहले लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री जो बने वो पटेल साहब की भी यार पहले शांत हो गए थे वो यहाँ। He was not there, he was not alive। तो मतलब थोड़ा तो सबको है ना, एक बार तो परीक्षा दिलवा दो तुम पीएससी की, मजा आ जाएगा, लोग सुधर जाएंगे, उनके दिमाग में जितनी भी भ्रांतियां फैली वो सारी दूर हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज वेरी ब्यूटीफुल। इतना शानदार तरीके से उसको कार्य किया गया। चलिए यहाँ तक कंसेप्ट आया आपको समझ। अब अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट हो गए, हाई कोर्ट हो गए, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गए, इन सब में पहुंच सकते हैं। तो हाई कोर्ट जरूरी थोड़ी सारे दिल्ली में हो, तो कहीं भी हो सकते हो। तो स्ट्रक्चर है, इंडिया के किसी भी कोने में हो सकते हैं। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन ये जो पार्ट है ना, ये सिर्फ लॉ किस चीज पे बना सकती है? जो यूनियन है और कॉन्करेंट है और पार्शली, यानी कभी स्पेशल कंडीशन में स्टेट्स पे बना सकती है। कंडीशन है लेकिन नॉट ऑलवेज, नॉट इन ऑल कंडीशंस। नॉर्मल कंडीशन में किसके लिए फंक्शन कर रही है? अब ये जो लॉज बनाए, ये लॉ बनाए, मैंने सबसे पहले आपको जो लिखवाया है उसमें सबसे ऊपर लिखा है वी द पीपल, पीपल सिटीजन, उसके ऊपर लिखेंगे सिटीजन, और उसी के साथ लिखेंगे फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज। वी द पीपल ऑफ इंडिया
तो मेरे सिटीजनशिप होगी। मेरी सिटीजनशिप जो है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के हाथ में है। स्टेट सिटीजनशिप नहीं दे सकता, सिंगल सिटीजनशिप। पार्लियामेंट्री पावर है जिस पे अननेसेसरी बवाल किया जा रहा है, पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, उसको मुद्दे को उछालो, बड़ा बनेगा। इस पर भी मैंने डिस्कशन किया हुआ है, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। फंडामेंटल राइट्स, कुछ राइट्स स्पेशली सिटीजन के लिए, कुछ राइट्स सबके लिए, कुछ राइट स्पेशल कम्युनिटीज के लिए, कुछ राइट्स जेंडर वाइज हैं, ठीक है। तो राइट्स के अंदर क्लासिफिकेशन है, लेकिन राइट्स के पार्ट को अमेंड करने की शक्ति या उसके ऊपर काम करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ यूनियन को है, मतलब सिर्फ पार्लियामेंट को है। तो जनता से जुड़ी हुई, स्टेट की जनता नहीं है, जनता से जुड़े हुए दो पार्ट्स, पार्ट 2 पार्ट 3, इनके ऊपर जनरली पार्लियामेंट काम करती है। फंडामेंटल राइट्स जो एप्लीकेबल होंगे, बाकी कोई भी लॉ होगा उसके सबमिसिव होगा। अब ये वाला जैसे ही अपनों ने बोला, तो इसकी शुरुआत में एक और आर्टिकल था जहां हमने दोनों में नहीं लिखा, ओके, जहां सेकंड और थर्ड, जहां पर हमने आर्टिकल 12 में बोला था कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है, और हमने बात करी थी आर्टिकल 13 की लॉज के बारे में। स्टेट वहां पर सबको ले लिया गया, फेडरल यूनिटरी। आर्टिकल 13 फेडरलिज्म की बात करता है कि यूनिटरी नेचर होता है। पार्ट 2 इंडिया को यूनिटरी बना देता है, फेडरल नहीं बताता। फेडरल का मतलब होता है कि आई एम सिटीजन ऑफ मध्य प्रदेश एंड सिटीजन ऑफ इंडिया, या आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया एंड सिटीजन ऑफ मध्य प्रदेश। वो नहीं है, आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया है। तो फेडरलिज्म पार्ट 2 में खत्म हो जाता है। पार्ट 1 का पहला आर्टिकल उस फेडरलिज्म को दिखा रहा है, इंडिया दैट इज बार शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, लेकिन पार्ट 2 उसको यूनिटरी बना रहा है। पार्ट 3 उसको यूनिटरी बना रहा है कि ऑल ओवर इंडिया सिटीजन्स के राइट सेम है अनटिल एंड अनलेस एक्सप्लिसिटली प्रिस्क्राइब। जिस क्षेत्र के अंदर मार्शल लॉ लगा है वहाँ के क्षेत्र हटा दिए, जिस क्षेत्र के अंदर इमरजेंसी लगाई है तो आर्टिकल 359, आर्टिकल 358 इससे हटा दिए। 358 19 के लिए, 359 सारे के लिए एक्सेप्ट 20 एंड 21। आर्टिकल 4 क्या है? आर्टिकल 4 सरकारों के लिए है, सरकार के लिए नहीं। तो चाहे वो यूनियन की सरकार हो, चाहे वो स्टेट की सरकार हो, वो सबके लिए काम करने के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, सबके लिए। ये नहीं समझना कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट है, दिल्ली सरकार की है, वहाँ पर स्टेट की वही डेफिनेशन है जो डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दी है। तो अगर एक छोटा सा पब्लिक कॉरपोरेशन का ऑफिस है तो वो अपने नीचे उन चीज़ों के ऊपर नियम बना सकता है। तो आप भी अगर कहीं बैठोगे और कोई नियम नहीं होगा उसके ऊपर बड़ा वाला, तो आप इन चीज़ों के ऊपर नियम बना सकते हो जहां आपकी शक्ति होगी, या आपको अगर डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया खर्चा करने का तो आप वो खर्चा कर सकोगे और आप जो जस्टिफाई कर सकोगे। साहब ये नॉन जस्टिशिएबल है, मैंने इसको इस पार्ट से ऐसे उठा के ये कहा, जस्टिस है। ये काम है 4 का, 4 है फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई। 5 क्या कह रहा है? 5 पूरा यूनियन के बारे में बात कर रहा है। कौन सी यूनियन? पार्ट 5 इज यूनियन। नाउ गो बैक इनटू हिस्ट्री। 1950 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये वो यूनियन है। ऐसी यूनियन जिसमें स्टेट्स इन पार्ट ए था, स्टेट्स इन पार्ट बी था, स्टेट्स इन पार्ट सी था और स्टेट्स इन पार्ट डी था। फिर 1956 में आए 7th अमेंडमेंट एक्ट, आपने इन सबको हटा दिया, लेकिन आप लोगों को शब्द यूनियन का तो नहीं है, तो वहीं का वहीं है। सो समझाइश वहाँ नहीं दिख पाती क्योंकि लोग क्लियर कट समझते नहीं है कि किस तरह से इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट।
सो अगर मैं बोलूँ कि जो राज प्रमुख लोग हैं और राज प्रमुख लोग हेरिडिटरी होंगे, राजा के बाद उसका बेटा राज प्रमुख होगा, वो ऑटोमेटिकली बनते चले जाएंगे। तो उनके यहाँ पर राजा के साथ वाले लोग ही या जिनको स्पॉन्सरशिप होगी वो वाले चीफ मिनिस्टर्स बनते जाएंगे। वैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम करती जाएगी। राज्य अपने क्षेत्र के अंदर अपने लॉज बनाएगा। क्यों बनाएगा अपने लॉज? क्योंकि हम लोग उस टाइम पर इंटीग्रेट कर रहे थे। 1956 में एक झटका दिया जवाहरलाल नेहरू जी ने। He was alive, he died in 1964। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसा खतरनाक झटका दे दिया कि सारे राजे रजवाड़ा उड़ गए और उनकी पुत्री ने रही सही कसर पूरी कर दी। 1971 में उनका पटवा भी ले लिया ना, क्योंकि आर्टिकल 18 है, स्पेशल प्रिविलेजेस है, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, ये आर्टिकल 14 का पहला प्रिंसिपल है। तो ये तो स्पेशल प्रिविलेज हो गई थी, लेकिन पहले था क्योंकि आपको इस कंट्री को बनाना था। जो स्ट्रक्चर आज आप देख रहे हो, इसके पीछे पॉलिटिकल बलिदान दिए गए हैं और स्मार्टली काम किया गया, तब जाके आज राजे रजवाड़ों को हटा दिया गया। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है मानसिकता आज भी महाराजाओं वाली है। बहुत सारे महाराजा जो है नेता बन जाते हैं, बड़ी बात है, इसको दबा दो, बंद कर देना। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये अटॉर्नी जनरल इधर भी जाएंगे, इधर तो प्रेजेंट करेंगे केसेस को, यहाँ पर बैठ सकते हैं, कानून बनाने के लिए सलाह दे सकते हैं, कानून लाने का काम भी करेंगे। कोई भी कानून बनाना है तो ये रखवाएंगे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव को खर्चा करना है, पैसा चाहिए, तो वो क्या काम करेगा? पैसा मांगेगा। तो पैसा मांगेगा तो वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ से पैसा मांगेंगे। और इन सारी मिनिस्ट्रीज के नीचे जितने तुम्हारे अफसर हैं, ये सब एग्जीक्यूटिव। यूनियन के अंदर जितने IAS हैं, जितने IPS हैं, जितने IFS हैं, ये सब इसके अंडर में आते हैं। इसलिए इसका एक्सटेंशन पार्ट 14 भी बन जाएगा। पार्ट 14A सिविल सर्विसेज। आप लोग जिस पद के लिए अभी MPPSC से जा रहे हैं, वो पद आपको स्टेट सिविल सर्विसेज के थ्रू मिलेगा, तो आपको गवर्नर साहब अपॉइंट करेंगे। और यूनियन में अगर आप जाएंगे तो राष्ट्रपति महोदय। तो जब आप स्टेट सर्विसेज में जाते हो तो आप स्टेट एग्जीक्यूटिव का हिस्सा बन लेते हो। और अगर आप UPSC क्रैक कर देते हो कभी, याद रखना, भूल मत जाना, तो आप यूनियन की एग्जीक्यूटिव का हिस्सा बन जाते हैं। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव, फेडरल एग्जीक्यूटिव। नाउ फेडरल एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करें तो फेडरल बन जाता है ऑल इंडिया सर्विसेज। सिर्फ 3 हैं ऑल इंडिया सर्विसेज, IS, IPS, IFS। IFS कौन सा? फॉरेस्ट। सो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ये वो सर्विसेज हैं जिनका अपॉइंटमेंट यूनियन करता है, लेकिन स्टेट्स को अपॉइंट कर देता है, स्टेट जिनका खर्चा उठाता है। जुडिशियरी। अब आपको एक खेल सिख बताऊं, आपको यहाँ पर जो बदला है शब्द, वो बदला है फेडरल एग्जीक्यूटिव। आपको एक लाइन में जोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशियल सिस्टम, और फिर आगे जाके कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश, और उसमें हाई कोर्ट जोड़ दिया। ऑलरेडी हाई कोर्ट जो है वो जुडिशियल सिस्टम में कवर हो जाता है ऑलरेडी। तो सवाल क्या आएंगे? वो नामों पे सवाल पूछ सकता है, नामों का खेल आएगा आपको आगे चल। तो यहाँ तक आप स्ट्रक्चर समझ गए, लेआउट समझ गए। अब इन सब के एक रिलेशनशिप का स्फीयर बनेगा इस एग्जीक्यूटिव का, खास तौर पर इस एग्जीक्यूटिव का। ये पूरा एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर है ना, ये अलग हटा दो, ये अलग हटा दो, ये एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर। इसका एक इंटर रिलेशनशिप आएगी सारे स्टेट्स के साथ। उसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप, एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप। तो ये खेल है आप लोगों का जो सिलेबस के अंदर बदला हुआ मुझे दिखाई दे रहा है।
और इसी वजह से थोड़ा सा परिवर्तन की आवश्यकता है। नॉर्मल टेंडेंसी से नहीं पढ़ना है, इसको आपको रिलेशनल एस्पेक्ट से पढ़ना है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले तो आप यही याद करेंगे कि आर्टिकल 52 क्या कहता है, तो देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 क्या कहता है, उनके एग्जीक्यूटिव पावर के लिए डिफेंस फोर्सेस के हेड के लिए बताता है। आर्टिकल 54 बोलता है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होगा, जिसके अंदर लोकसभा, राज्यसभा और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ विधानसभाएं होंगी, विधान परिषद नहीं होगी, विधानमंडल पूरा नहीं होगा, सिर्फ विधानसभाएं। इसके अंदर बाद में अमेंडमेंट करके फिर जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनको भी जोड़ दिया गया कि जहाँ जहाँ यूनियन टेरिटरी के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है वो भी राष्ट्रपति महोदय को चुन सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल 55, जो बात करता है कि मैनर कैसे होगा। तो सबसे पहले आप दिखा के वोट डालोगे, सिगरेट डालेंगे, शाबाश। और फिर आप एक ही आदमी को वोट डालोगे? नहीं, आप सबको वोट डालते हो। आप ऑर्डर में लिखते हो कि मुझे नंबर 1 ये आदमी चाहिए, नंबर 2 ये औरत चाहिए, नंबर 3 ये आदमी चाहिए, नंबर 4 ये औरत चाहिए। जो भी बनना है उसे हम राष्ट्रपति महोदय या महोदया बनाएंगे। और फिर हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करते हुए काम करते हैं। अब फिर अगर आप 50% वोट प्लस 1 वोट, 51% नहीं है, 50.1% नहीं है, 50% ऑफ वोट्स प्लस 1 वोट जिसको मिल जाते हैं वो, तो ये क्लियर मेजॉरिटी की बात करता है। विधायक और सांसद बनने के लिए क्लियर मेजॉरिटी नहीं चाहिए। अगर आप उसको क्लियर मेजॉरिटी वाला कंसेप्ट विधायक और सांसदों में उतार दोगे तो हम सिर्फ इलेक्शन कराते रहेंगे। 30-35% वोट पे लोग सरकार बना लेते हैं। अर्थ ये हो गया कि 60-65% लोगों ने तो उन्हें मना कर दिया है। ये ट्रुथ है, ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है कि जिसको आप समझ रहे हो कि ये मेजॉरिटी की सरकार है, वो मेजॉरिटी तो मात्र 35-40% लोगों की, 60% ने तो उन्हें रिजेक्ट कर रखा है। ये एक और एस्पेक्ट है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का। अब आइए कि जो दायरे होते हैं उन दायरों के अंदर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक सांसद होगा, या 6 महीने के लिए मेंबर हो सकता है, कोई भी बंदा हो सकता है, 6 महीने तक वो मिनिस्टर बन सकते हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। अगर ये सांसद है तो ये सांसद चुना गया होगा, या तो लोकसभा में चुना गया हो तो डायरेक्ट इलेक्शन बाय द पीपल, राज्यसभा में तो इलेक्शन थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय विधानसभा के मेंबर्स। विधानसभा के मेंबर्स ने चुना तो क्या, इलेक्टेड है। तो हम लोग प्रधानमंत्री नहीं चुनते। इंडिया डज नॉट इलेक्ट प्राइम मिनिस्टर, इंडिया डज नॉट इलेक्ट चीफ मिनिस्टर। जैसे आपको याद होगा मध्य प्रदेश के अंदर चीफ मिनिस्टर का चेहरा नहीं है। पिछले चुनाव में पता चल चुका था कि इस बार नहीं बनाएंगे, लेकिन मामा को मिस करता हूँ ईमानदारी से। आई रियली मिस, ही वॉज अ गुड पर्सन एज अ पॉलिटिशियन, ही इज स्टिल अ गुड पर्सन यार एज अ चीफ मिनिस्टर। ठीक है, अप्स एंड डाउन सबके हुए। उनका जो बेस्ट कार्यकाल था वो ये वाला तो ख़त्म था, इसके पहले वाला भी एंड में ख़त्म, उसके पहले वाला जो था, सेकंड वाला जो उनका टर्म था, उमा भारती के टाइम पे तो आधे आए थे वो, उसके बाद वाला टर्म वाज हिज, आई टेल यू, ही वाज गुड एट दैट टाइम, वेरी गुड, इन फैक्ट नॉट गुड, वेरी गुड, ओके व्हाटएवर। तो सीएम को भी हम नहीं चुनते, हम चुनेंगे विधायक। बाद में वो विधायक दल अपना नेता चुनेगा। आजकल ये हो गया है कि फेस चलता है, पॉलिटिसाइजेशन है तो फेस चल रहा है, वो है नहीं। अटॉर्नी जनरल के अंदर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दिमाग चाहिए। नेतागिरी बाकी सब चीज़ों के अंदर कोई क्वालिफिकेशन है। अब बाकी 1, 2, 3 के अंदर बनने के लिए क्वालिफिकेशन लिख लो। 1 एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो सब में मिलती है, दैट इज सिटीजन ऑफ इंडिया, पहली। दूसरी क्वालिफिकेशन जो फर्स्ट सेकंड में मिलती है, 35 साल की उम्र। राष्ट्रपति के लिए एक और क्वालिफिकेशन मिलती है कि वो लोकसभा में चुने जाने लायक हो। उपराष्ट्रपति राज्यसभा में चुने जाने लायक। तो इसके जो नियम बने हैं वो नियम वहाँ आ जाते हैं। अटॉर्नी जनरल के लिए कि वो एक सुप्रीम कोर्ट का जज बन सके,
वो क्वालिफिकेशन चाहिए, मतलब 100% लॉयर या उस लेवल का होगा तो बनेगा। क्वालिफिकेशन लिखेंगे अभी आप, लिखिए, लिखी नहीं है आप लोगों ने, कहाँ लिखोगे, वहाँ थोड़ी लिखोगे, जिधर अपॉइंट कर रहे हो उधर राइट हैंड साइड पे तो कुछ लिखना ही नहीं हुआ। राइट हैंड साइड पे तो मैंने सिर्फ एक ही आर्टिकल खोला 53, 53 के आगे 73। मैंने तो अभी उपराष्ट्रपति को खोला ही नहीं है, फिर वो काम क्या करा रहे हो। उपराष्ट्रपति का काम है एक्स ऑफिशियो राज्यसभा का चेयरपर्सन। उपराष्ट्रपति महोदय एक्स ऑफिशियो राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। आर्टिकल कोई बता सकता है मुझे? ओके 64, ठीक है। अब जो अगला वाला पार्ट है दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनका काम काज क्या, इनका जो फंक्शन है, शाबाश, एड एंड एडवाइस राष्ट्रपति इन हिज फंक्शन। तो फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से आ गई? आर्टिकल 53 को असल में काम करेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसी वजह से भले ही राष्ट्रपति महोदय जो हैं वो डिफेंस के हेड हैं, सुप्रीम कमांडर हैं, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर के अंडर में, राष्ट्रपति नहीं, डिफेंस फोर्सेस डिफेंस मिनिस्टर के अंडर में। वो कामकाज उठा के उन्होंने उसको सौंप दिया। तो डेलीगेशन होता है यहाँ पर, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है, जिसकी वजह से मिनिस्टर पावर में आ जाता है। और वो डेलीगेशन अपॉइंटमेंट के साथ ही हो जाता है कि अब आप फाइनेंस देखेंगे तो राष्ट्रपति महोदय की जो फाइनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उठा के उन्होंने मिनिस्टर को दे दी। फॉरेन देखेंगे आप तो राष्ट्रपति महोदय की जो सारी रोजमर्रा की ये कौन करे, मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं काम बांट दूँ। सो ये डिवीजन ऑफ पावर है, डिवीजन ऑफ फंक्शंस है, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो एक साथ दिखती है आपको, ये अपने अंदर राष्ट्रपति की सारी शक्तियों का बंटवारा किए हुए होती है। और हर एक मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और बहुत सारे विंग्स होते हैं, बहुत सारे सब ऑफिसेज होते हैं, बहुत सारे फील्ड ऑफिसेज भी हो सकते हैं। इन सब के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं वो आपका एग्जीक्यूटिव। अब फेडरल एग्जीक्यूटिव तो हमने ये बात कर ली। देखिए IAS, IPS और IFS फेडरल नहीं है, वो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। वो स्टेट में भी हो सकते हैं, यूनियन में भी हो सकते हैं। अगर स्टेट में है तो यूनियन का काम नहीं करेंगे, अगर यूनियन में तो स्टेट का काम नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो आपको यूनियन में भी दिखती हैं और स्टेट में भी दिखती हैं। सबसे बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। दूसरा सबसे प्यारा एग्जाम्पल है CGST, सेंट्रल GST, उसके ऑफिसर्स, एक्साइज, कस्टम्स। स्टेट में इंदौर के अंदर IT का ऑफिस है, इनकम टैक्स ऑफिस, वाइट चर्च चौराहे पर। क्या कर रहा है इंदौर? वो तो यूनियन का मैटर है। इनकम टैक्स स्टेट नहीं लगाती, इनकम टैक्स सिर्फ और सिर्फ यूनियन लगाती, लेकिन सारी जनता पे लगा रही है। फाइनेंस, डिफेंस एक है, महू चले जाइए आप, MP के अंदर है महू। आप ग्वालियर चले जाइए, कैंट है, भोपाल में कैंट है, जबलपुर चले जाइए, जबलपुर में कैंट है, पचमढ़ी चले जाइए, पचमढ़ी में कैंट है। स्टेट के अंदर है, लेकिन उन क्षेत्रों के अंदर आर्मी का राज चलता है। एयरफोर्स स्टेशन है हमारे, बैतूल है, ग्वालियर है। ये क्या है तो यूनियन का सब्जेक्ट मैटर, लेकिन कहाँ पर है? स्टेट की टेरिटरी में। क्यों है? क्योंकि इंडिया दैट इज भारत शेल बी राष्ट्रपति महोदय के अंडर में कहीं भी हो सकता है। अगला एक और कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन। अब रेलवेज किसकी है? हैदराबाद स्टेट अभी महाराष्ट्र इंडिया की थी पहले, हम अब नहीं है। अब भारतीय रेल के सिर्फ भारतीय रेल। और भी बड़े पैमाने के ऊपर अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बड़ा नेटवर्क नेशनल हाईवेज किसके हैं? नेशनल हाईवेज को स्टेट नहीं रोक सकता, रेलवेज को स्टेट नहीं रोक सकता, टैक्स भी नहीं लगा सकता। यूनियन की प्रॉपर्टी है वो, स्टेट के अंदर फैली हुई। तो 3 मेजर सब्जेक्ट मैटर जो आपने सबसे पहले सरेंडर किए थे वो हर जगह दिखते हैं। ऑल इंडिया रेडियो हुआ करता था, पुराने समय में घमंडी फोन आता था, आजकल तो सबके पास मोबाइल। लैंडलाइन, दूर संचार, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन आज भी वही है। मध्य प्रदेश स्टेट DOT नहीं है,
वो PNT पोस्ट एंड टेलीग्राफ जो था उसी के अंदर पहले ये हिस्सा हुआ करता था, वो एमपी स्टेट का नहीं है, वो इंडिया का है। अगर आपको एक लेटर आएगा जिस दिन अपॉइंटमेंट के लिए, या आपको MPPSC से कॉल लेटर आएगा कि इंटरव्यू के लिए आ जाइए, तो उस पर एक सील लगी होगी भारत शासन सेवार्थ। भारत मध्य प्रदेश शासन सेवार्थ नहीं, भारत शासन सेवार्थ। आपको ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि इंडिया जरूर स्टेट्स में बटा हुआ है, लेकिन स्टेट्स इंडिया नहीं है। स्टेट का वजूद होना या न होना इंडिया से फर्क नहीं पड़ता। इंडिया के अंदर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 इतने पावरफुल हैं जो यूनियन को इतना पावर दे देते हैं, वो किसी भी स्टेट को ख़त्म कर सकता है, पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है। वो उसको 2 हिस्सों में बांट सकता है, 3 हिस्सों में बांट सकता है, 4 हिस्सों में बांट सकता है, अनगिनत हिस्सों में बांट सकता है, दूसरों में मिला सकता है। सो स्टेट्स का जो एक रोल है वो फेडरलिज्म में अपनी जगह है। फेडरल स्ट्रक्चर तभी है क्योंकि वहाँ के जनसंख्या का, वहाँ के लोगों का एक यूनिक कल्चर है, यूनिक लैंग्वेज है, लैंग्वेज एंड कल्चर। उसकी वजह से भाषाई आधार के ऊपर स्टेट्स क्रिएट किए गए। पुराने राज्य तो नहीं है ये। पुराने राज्यों में जो स्टेबल है, जो जैसा का जैसा आया था वो सिक्किम है। सिक्किम जैसा का जैसा मिला था, आज भी वैसा का वैसा है। थोड़ा बहुत बॉर्डर के अंदर हेरा फेरी हुई, बाकी कुछ नहीं। ये है आपका फेडरल एग्जीक्यूटिव, तो एड एंड एडवाइस सारे फंक्शंस। सो मिनिस्टर ऑफ रेल अगर इंदौर आएगा तो उसकी रेल यहाँ है, लेकिन अगर एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा मंत्री जिसका कुछ लेना देना नहीं है, वो आएगा मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, MP में अगर आएगा तो कोई दूतावास नहीं है उसका, वो उसी का कंट्री है, उसका स्फीयर बाहर और इंडिया के संबंधों के बारे में। तो ये यूनियन के पावर्स हैं, ठीक है। सो फेडरल एग्जीक्यूटिव शब्द जो जोड़ा है उस पर हाईलाइट हो रहा है फेडरलिज्म। सो अब वो देखिए आप आर्टिकल 52, अब आप बोलते जाइए फटाफट। जो मैंने चार्ट बनवाया है आपसे, आर्टिकल 52 सबसे पहले लिखा, उसके पहले मैंने लिखा कि इसका इलेक्शन होता है, इलेक्शन का आर्टिकल लिखा आपने 54, फिर होता है उसका एक मैनर ऑफ इलेक्शन है वो 55, फिर मैंने उसके नीचे आपको लिखवाया कि ये पद पर 5 साल के लिए रहेंगे, स्टैंडर्ड है ये। उसके साथ में लिखा है कब, शपथ लेने के पश्चात जब ऑफिस में दाखिल होंगे, तो शपथ का आर्टिकल लिखा है 61। शाबाश। फिर ये अपनी मर्जी से इस्तीफा दे सकते हैं और इन्हें हटाया जा सकता है, तो जब इन्हें हटाया जाएगा तो आर्टिकल 61 हो गया। बराबर, यहाँ तक आ गए हम। फिर ये 5 साल के लिए होंगे और ये अनगिनत समय तक चुने जाएंगे। इनके आर्टिकल कौन कौन से आर्टिकल? ठीक है, तो सबसे पहला काम है आपको इस स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बाय हार्ट करना। जहाँ जहाँ जो आर्टिकल आता है वो आर्टिकल आपको करना है। इसके बाद इन सब के फंक्शंस हैं। अटॉर्नी जनरल का फंक्शन बहुत छोटा है, उपराष्ट्रपति महोदय का फंक्शन बहुत छोटा है एज एन एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन टू द राज्यसभा। लेकिन प्रेसिडेंट के फंक्शन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करवाती है वो बहुत मासिव है। तो आपको अब जो बोलूँगा मैं अगली बार, अगला सेशन, यहाँ स्ट्रक्चर है, यहाँ मैंने सारे आर्टिकल्स ओपन नहीं करे, आप लोगों का होमवर्क है। अभी आर्टिकल पूरे भरेंगे, फोटो खींचेंगे, फोटो खींच के ग्रुप पे डाल देंगे ताकि ऑफलाइन वाले लोगों को मिल जाए। कि उन लोगों को वो चीज़ समझ में नहीं आएगी क्योंकि वो लोग दूर बैठे होते हैं कि हम क्लास में, आपका चाहिए मुझे खास कर हमारा, इन लोगों ने सिंगल पेज किया, तुम लेट आई, राइट। तो बाकी लोगों से कुछ संपर्क जो छुट्टी मना रहे हो कुछ नहीं, गुड। सो कंसेप्ट हो गया क्लियर? एनी क्वेश्चंस? बोलो, उल्टी करो। नहीं बोल दो जो। हाँ, आप पूछा था आपने
कि अटॉर्नी जनरल को वोट क्यों नहीं देना है। तो जो मेरे को समझ में आया, पहला कि वो ना मिनिस्टर लाइबिलिटी वाला फैक्टर, तो वो बोलेगा सीक्रेसी रखनी है, तो फिर अपने एडवाइस सब दे पाएगा। इज नॉट इलेक्टेड। हाँ, इलेक्टेड देखिए, अगर इलेक्शन होगा तो वो विल ऑफ पीपल, जनता का रिप्रेजेंटेशन है। मिनिस्टर हटा दो, मिनिस्टर नहीं चुना हमने। राष्ट्रपति महोदय एक सांसद को बर्खास्त तभी करेगा जब वो लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा अध्यक्ष उसको भेजेंगे। ऐसे ही आ गया निकल तो तू मेरी लोकसभा में नहीं आया, ऐसा नहीं है। जो इलेक्शन है वो मैंडेट है। मैंडेट का मतलब होता है अधिकार। किसका अधिकार? जनता का अधिकार। जनता ने अपना अधिकार उसको दिया है। तो एक व्यक्ति कितनी सारी जनता को बता रहा है, तो उसके पीछे एक सिक्योरिटी है। लेकिन अटॉर्नी जनरल इलेक्टेड नहीं होता, वो अपॉइंटेड होता है उसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज के लिए। और यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए चाहिए कि हमको हम नहीं बन रहा, हम नहीं जम रहा, हमारी ट्यूनिंग नहीं जम रही, भैया निकलो यार दूसरे को रखें। तो वहाँ पे श्योरिटी नहीं दी गई है, श्योरिटी ऑफ द पोस्ट। जैसे आगे हम पढ़ेंगे सीएजी को अगर आप देखोगे तो श्योरिटी ऑफ द पोस्ट है। तो उसको हटाना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। इट्स अ टफ प्रोसेस, इट्स नॉट दैट इजी अ प्रोसेस। सो ये चीज़ समझना है कि जिस बंदे को आपने अधिकार दिया है उस अधिकार के पीछे उसका बैकिंग क्या है? गवर्नर इलेक्टेड है। जब इलेक्टेड नहीं है तो ही इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द पीपल। जनता की इच्छाओं को जनता के द्वारा चुन के नहीं पूरा कर रहा। वो हेड ऑफ द स्टेट है, थोपा हुआ, अंग्रेजों का मेथड है वो। और वो कनेक्शन रखता है राष्ट्रपति के साथ। यूनियन और स्टेट के बीच की लिंक है। यूनियन ने अपॉइंट किया, तनख्वाह स्टेट देता है। जो लेजिस्लेचर बिल बना के पहुंचाएगा, यूनियन का भेजा हुआ गवर्नर उसे साइन करेगा शैल। लेकिन गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर ज्यादा है। तो अगर मैं यूनियन हूँ और मैं यूनियन के अंदर गवर्नर अपॉइंट कर रहा हूँ और मैंने गवर्नर अपॉइंट कर रखा है और वो मेरा परम हक है, उसको मैंने यूँ कर दिया तो वो साइन करेगा। देयर इज नो टाइम बाउंड मैनर जिसको साइन करना है, एक्सेप्ट द बजट पार्ट। स्टेट में करेगा साइन, लटका के रखा हुआ करते हैं। अब मांडो घूम ले, पचमढ़ी घूम कर आ रहे, राजभवन यार आ रहे, कर रहे। बोले वो भीमबेटका नहीं दिखा, अब एमपी के राज्यपाल भीमबेटका दिखा दो भी, तो खजुराहो भी दिखा दो यार, एक और छूट रहा है, वो भी देखने से साइन प्लस वो राष्ट्रपति महोदय के लिए बिल रिजर्व कर सकता है। फेडरल हो गया। सो यहाँ आपको डायरेक्टली नहीं बोला है, पर अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये आप, मैं ना तो एमए हूँ इन पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं, न मैं इसमें पीएचडी। अब आप उस व्यक्ति को सोचिएगा जिसको सालों हो गए पढ़ाते हुए, जिसको बहुत अच्छे से मालूम है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव अगर बोला है तो क्या है और फेडरल एग्जीक्यूटिव बोला है तो क्या है, फेडरल शब्द और यूनियन शब्द के बीच में अंतर क्या है, मेंस का टॉपिक है। इंडिया इज फेडरल इन स्ट्रक्चर बट यूनिटरी एट इट्स बाय सोल, मतलब सोल से वो यूनिटरी है और फेडरल को स्ट्रक्चर है। ये कहावत चली जाती है और इसके ऊपर जस्टिफिकेशन आता है, जस्टिफाई, कमेंट, इलाबोरेट। इसलिए ये जो पॉलिटी है, अगर मैं इसका पेपर बनाऊंगा, पहला क्वेश्चन मुझे फेडरल दिखा, मैं सेंटर स्टेट रिलेशनशिप हो गया, क्वेश्चन सेंटर स्टेट से बनेगा। क्वेश्चन में उठा के डालूंगा कि गवर्नर किस किस स्थिति के अंदर बिल को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर सकते, जहाँ कनेक्शन बन रहा है वो है फेडरल पॉलिटी। न कि मैं ये पूछूंगा कि हाँ भैया बताओ तो राष्ट्रपति जी जो है वो कौन से आर्टिकल में दे हुए, आ भी सकते हैं तो एमबीपीएससी, है ना। क्लियर हो गया आप लोगों को। सो थोड़ा सा अब जो मैं रिवीजन सेट लेने वाला हूँ इसके ऊपर आप ध्यान रखेंगे
कि हम लोगों का होराइजन अलग है। सो मैं राष्ट्रपति को न तो अब मैं आर्टिकल वाइज जाऊँगा, क्योंकि उसकी सारी वीडियोस मेरी बनी हुई है ऑलरेडी, आपको देखना है आप उसे देख सकते हो। लास्ट टाइम तो हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में कराया, और विद आधा तो हमने लक्ष्मीकांत से करा हुआ है, तो मेजर पार्ट वहाँ कवर है, वो आप लोगों को मिल जाए क्लास वाला। तो आप ही लोगों के पास है तो शायद अभी अपलोड भी नहीं हुआ है। आई डोंट रिमेंबर, पागल हो रहा हूँ, इतनी वीडियोज़ हो गई। मुझसे पूछना क्या था, मैं भूल चुका हूँ क्या था। कुछ एडवांस कराना था मुझे किसी जगह पे, तो मुझे सुबह याद आया था और मुझे मालूम था कि मुझे किसको काम देना है। दो लोगों का नाम था दिमाग में, बट दिमाग से था। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा कि अब आपका जो काम है वो फटाफट वाला काम है, इसलिए सिंपल स्ट्रक्चर याद रखिए, सिंपल स्ट्रक्चर बनाइए, आज घोटा लगाइए, सिंपल फंक्शन याद करिए, फंक्शन के साथ में आर्टिकल नंबर क्लॉज नंबर। असल खेल है कि कैसे स्टेट और सेंटर की रिलेशनशिप दिखती है, वो उस पार्ट से जुड़ता है। सेंटर स्टेट डायरेक्टली नहीं है, फेडरल शब्द से